जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम जान रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। आखिरकार किस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी चंदे को जुटाती है, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं उस चंदे को जुटाने के दौरान, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम किस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदे जुटाने के लिए मददगार साबित होता है। तो साथियों, ये बात है साल 2017 की, जब गवर्नमेंट के द्वारा जब बजट पेश किया जा रहा होता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशंस दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं कि अब जो भी डोनेशंस होंगे वो जो आप पहले से करते हुए आ रहे हैं उसके अलग रखते हुए सरकार जो है एक नई स्कीम को लॉन्च करती है, और उस स्कीम का नाम जो रखती है उसका नाम होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले ये भी लिए गए थे कि 2017 के बजट में वित्त मंत्री जो थे जिन्होंने बजट को पेश किया था, उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि जो भी पार्टीज़ को डोनेशंस दिया जाता है वो अब कैश में केवल और केवल 2000 रुपये तक ही हम कैश डोनेट दे सकते हैं, और जो कि पहले 20,000 रुपये तक का आप कैश डोनेट दे सकते थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। और साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया जाता है कि जो व्यक्ति या जो भी बिजनेसमैन, कोई भी कॉरपोरेट बिजनेस कंपनी जो है, यदि वो 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन देती है तो जिस पार्टी को वो डोनेट दे रही है, डोनेशन दे रही है, उसको उस व्यक्ति का रिकॉर्ड्स रखना होगा कि हमें इस व्यक्ति से, इस बिजनेसमैन से कितने रुपए का हमको डोनेशन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक फैसला और लिया गया था 2017 के बजट में कि जैसे पहले क्या होता था, किसी भी कॉरपोरेट बिजनेस, कोई भी जैसे कंपनी है, जैसे कि एक्स कोई कंपनी है, वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, जैसे कि 2018, 19 और 2020, उसके अंदर यदि उसका 7.5% तक प्रॉफिट नहीं होता था 3 लगातार कंजिक्यूटिव ईयर्स में, 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे नहीं सकती थी। 7.5% का प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो उसका नेट प्रॉफिट की बात कर रही है, वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स में होना चाहिए था। किंतु 2017 का बजट जब लाया गया तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और इस सारी प्रोसेस को हटा दिया गया कि अब कोई भी कॉरपोरेट बिजनेस जो है, कोई भी कंपनी है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकती है बिना इस बात को देखे हुए कि उसने 3 फाइनेंशियल ईयर्स में या 1 फाइनेंशियल ईयर में कितना % का नेट प्रॉफिट रहा है उस कंपनी का। ये सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे इस 2017 के बजट के दौरान, और इसी बजट के दौरान आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम या इलेक्टोरल बॉन्ड शब्द की पहली बार सुना था, और 2018 के अंदर इसको सरकार ने लागू कर दिया था। तो साथियों, सबसे पहले आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिरकार किस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, ये स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड लिखा हुआ है, जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इशू आप देख सकते हैं, और जारी करने की तिथि से ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के लिए वैध होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप आज 25 नवंबर या 26 नवंबर 2022 के अंदर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ले रहे हैं तो अगले 15 दिन तक के लिए ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होगा वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, और 15 दिन तक यदि आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं करते हैं तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड की जो वैधता है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ ये पीएम केयर्स फंड के अंदर चला जाएगा। ये लिखित राशि है, ये आपने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा हुआ है। ये साथ में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि ये प्राप्त राशि है, ये धारक के द्वारा ली गई है, और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल पार्टी को दे के लिए हम इसके दंडबद्ध हैं या किसी तरीके से हम बंधे हुए हैं, देयता पूर्ण से समाप्त है। तो ये इस पे लिखा हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से आप रुपए को देखते हैं उसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार से ये वचन का फॉर्म है। जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदता है उसको इस तरीके का एक कागज़ देखने को दिया जाता है कि जिससे कि आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये डोनेशन दिया है, और साथ ही साथ जिस पार्टी को आपने डोनेशन दिया है वो भी अपने एक डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके के कागज़ को लगाती है। अच्छा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का एक बॉन्ड होता है जो कि इशू किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड बैंक, रिकॉग्नाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा इशू किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, देश का कोई भी आम नागरिक जो चाहता है कि वो राजनीतिक किसी भी पार्टी को वो समर्थन दे, पॉलिटिकली या फिर विचारपूर्वक और साथ ही साथ धनपूर्वक। तो यदि वो धनपूर्वक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सहायता कर सकता है। साथ ही साथ
इससे पहले भी डोनेशंस दिए जाते थे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के लाने से पहले भी, लेकिन सरकार जब इसको लेके आई तो उसका ये दावा था कि इस स्कीम के आने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड आता है तो उसकी हमें जानकारी रहेगी, और साथ ही साथ जो फंड आएगा वो एकदम क्लीन नेचर का होगा, क्लीन मनी होगा, यानी कि काला धन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि पॉलिटिकल फंडिंग आखिरकार किस पार्टी को कहाँ से देखने को मिल रही है या कौन व्यक्ति दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी जिस तरीके से आपने जीएसटी की स्लैब्स देखा होगा, जैसे कि जीएसटी 5% लगती है, 18% लगती है, उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं आप इसकी मिनिमम प्राइस जो है खरीदने की वो 1000 रुपये का आप खरीद सकते हैं, इसके बाद 10,000, इसके बाद 1 लाख और उसके बाद 10 लाख, और जो मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा का आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में अगर हम और जानने की कोशिश करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1951 एक्ट के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि 1% से ज़्यादा वोट लेने में समर्थ है या नेशनल पार्टी है, आप उसी को सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट दे सकते हैं। जैसे कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस तरीके से कार्य करते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि अब सरकार ने नोटिफाइड बैंक कर दी, एसबीआई आपके लिए एक नोटिफाइड बैंक है कि साहब यही एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अब जारी करेगी। तो अब एसबीआई जो है बॉन्ड्स को जारी कर रही होगी। अब इशू नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ में फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये नोटिफिकेशंस जो होंगे वो नोटिफिकेशंस आएगा आपके पास क्या सरकार नोटिफाई करेगी कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिलीज़ करने जा रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको डोनेट करना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप क्या करेंगे, उस साइट को विजिट करेंगे एसबीआई की जहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। आप उस साइट को विजिट करने के बाद आप किस अपनी समर्थता के अनुसार आप उस बॉन्ड को खरीदेंगे। जैसे कि आपकी क्षमता है 1 लाख रुपए तक का हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं, तो आप उस इलेक्टोरल बॉन्ड की 1 लाख रुपए का डोनेशन आप खरीद लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। अब आपने 15 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड वैध होता है, तो आप 15 दिन बाद आप क्या करेंगे, या 15 दिन से पहले आप जैसे 10वें दिन आपने मन किया कि हम एक्स पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो हमने खरीदा हुआ है वो डोनेट कर देते हैं। तो अब आपने जो बॉन्ड खरीदा था 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड होगा वो आप किसी एक्स पार्टी को डोनेट कर देंगे। तो यानी कि आप डायरेक्टली पेमेंट ना करते हुए इनडायरेक्टली वे में आप किसी पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, यानी कि आपने जो अपना पैसा दिया है वो एसबीआई बैंक को दिया है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। अब उस पार्टी तक वो पैसा किस तरीके से पहुंचेगा, आप जब वो कागज़ देंगे जाके, जो कि सर हमने आपको पीछे दिखाया, ये वाला कागज़ जब आप देंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी वरिष्ठ मेंबर को या जो उस पार्टी के फंड को कलेक्ट करता है, जब आप उस व्यक्ति को एक कागज़ देंगे तो वो अपने उस जहाँ पर उनका एक एडीआर तरीके का बनाया जाता है जहाँ से उनको फंड्स मिल रहे होते हैं, जब उस कागज़ को वो बैंक में जमा कर रहे होंगे तो जो बैंक होगी वो उस पॉलिटिकल पार्टी को 1 लाख रुपए देगी। यानी कि इनडायरेक्टली वे में आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, डायरेक्टली वे में नहीं कर रहे हैं, मतलब हैंड टू हैंड आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एक बैंक के थ्रू हो रहा है, जिससे कि एक ट्रांजेक्शन जो है दिखाई दे रहा है, इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और वही लिखा हुआ है 5वें स्टेप में, जो पार्टी होगी वो डोनेट जो बॉन्ड है उसको अकाउंट में डोनेट करेगी, जो भी उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड अकाउंट है उस अकाउंट के साथ। अच्छा, हमने बात की इसको कौन जारी करता है, इसको जारी जो किया जाता है वो एसबीआई बैंक के थ्रू जारी किया जाता है। एक नेशनलाइज्ड बैंक है, साल 1955 के अंदर ये बैंक बना हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एसबीआई इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करती है और साथ ही साथ परचेजर जो है वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदता है और 15 दिन के अंदर उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना होता है। ठीक, और साथ ही साथ इसके बारे में ये बात और बताई जाती है कि ये बॉन्ड जो है साल में सिर्फ और सिर्फ 4 बार ही निकाला जाता है। 4 बार का मतलब है महीने के 40 दिन, टोटल साल में 365 में से सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो साइट है वो खुलती है। और वो 4 महीने इस प्रकार से हैं, जनवरी के महीने में, जुलाई के महीने में, अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में। और ये हर महीने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए ये साइट खोली जाती है, जिससे कि 10 दिन के अंदर जिस व्यक्ति को, जिस भी कॉर्पोरेट बिजनेस को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने हैं, तो वो डोनेट करके इस 4 महीनों के अंदर ही, कौन कौन से महीने जरा ध्यान से सुनिएगा, जनवरी के महीने में, जुलाई के महीने में, अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस बारे में सरकार को ये सुझाव भी दिया था कि ये 10 दिन के लिए आप जो साइट खोलते हो, इस 10 दिन की जगह आप इसको 5 दिन की साइट करिए। हालांकि अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा, अब ये कुछ डाटा हम लेके आए हैं आपके साथ। जब से 2018 से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हुए हैं, तब से
पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना कितना डोनेशंस मिल चुका है। तो ये मार्च 2018 से लेकर 2022 तक के हम आंकड़े लेके आए हुए हैं। जैसे कि मार्च 2018 के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो टोटल कलेक्शन हुआ था वो 222 करोड़ का हुआ था, और अभी तक जो हुआ है अक्टूबर 2022 के अंदर ये 545 करोड़ का डोनेशन जो हुआ है वो हो चुका है। ये हम कब की बात कर रहे हैं? अक्टूबर 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोर्स जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हम लेके आए हुए हैं, और ये देख सकते हैं अभी तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कलेक्शन हुआ है वो 10,791.475 करोड़, यानी कि 10,791 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी तक बेचे जा चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि 10,791 करोड़ लोगों 10,791 करोड़ रुपए जो हैं वो इंसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त हुआ है। सारे के सारे आंकड़े जो हैं यूएसडी मिलियंस में हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा डोनेशंस जो प्राप्त हुए हैं वो बीजेपी को हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद एनसीपी और उसके बाद सीपीआई है, और सबसे लास्ट में सीपीआई। एक मार्क्सिस्ट वाली है, एक सीपीआई ऐसी है। ये एडीआर के थ्रू ये डाटा रिलीज़ किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं 67.9% 4215 करोड़ का डोनेशन अभी तक बीजेपी पार्टी को मिल चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम के तहत। कांग्रेस को वहीं 706 करोड़ का, बीजेडी जो कि उड़ीसा की पार्टी है उसको 264 करोड़ का, और वहीं रेस्ट जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 1016 करोड़ का डोनेशन अभी तक मिल चुका है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कहानी रही। अच्छा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी योजना जब आती है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो दरअसल फ़ायदा क्या है इसका? आपसे अगर कोई पूछे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो पहला तो ये करप्शन को कम कर रहा है, दूसरा ये ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है। वहीं जब कोई भी चीज़ करते हो आप तो उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। तो नुकसान इसके क्या हो सकते हैं? विपक्ष का दावा ये रहता है कि सरकार के पास इसका पूरा डोनेशन का पूरा डाटा रहता है कि आखिरकार कौन किस पार्टी को फंड कर रहा है। तो ये डाटा जो होना चाहिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं होना चाहिए। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो कहीं न कहीं इस बारे में फ़ायदा उठा लेती है कि आखिरकार विपक्ष में कौन-कौन किस पार्टी या कौन-सा बिज़नेसमैन या कौन-सा व्यक्ति जो है कितने तरीके से कितना डोनेशन दे पा रहा है। क्योंकि आखिरकार एसबीआई जो है वो एक क्या है? एक नेशनलाइज़्ड बैंक है, और नेशनलाइज़्ड बैंक किसके अंदर काम करेगी? सरकार के अंदर रह के काम करेगी। तो सरकार आखिरकार सत्तारूढ़ पार्टी को कहीं न कहीं से इसमें बेनिफिट हो जाता है, ऐसा विपक्ष के द्वारा दावा किया जाता है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा दावा जो है विपक्ष के द्वारा किया जाता है। कहीं न कहीं इस प्रोसेस में लूप होल्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं इनका डाटा जो होता है वो चोरी हो सकता है। हालाँकि इलेक्शन कमीशन्स जो है उसकी सीधी-सीधी डायरेक्ट गाइडलाइंस हैं कि जो इलेक्शंस हो रहे होंगे वो फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे होंगे। साथ ही साथ आपके डोनेशंस जहाँ से कहीं से भी आता है, आपको उस डोनेशन को पब्लिकली रखना होगा। लेकिन जब से ये प्रोसेस आई है तब से आप डोनेशंस को पब्लिकली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि 2000 से ज़्यादा व्यक्ति, 2000 रुपए से ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति डोनेशन देता है तो हम उसका नाम गुप्त रखेंगे, उसके नाम को हम बाहर नहीं निकालेंगे, जबकि पहला ऐसा नहीं होता था। तो ये कहीं न कहीं इसकी कुछ डिमेरिट्स हम कहेंगे। सो इसमें कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत है। कोई भी योजना में उसके मेरिट्स होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको सेशन समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।